हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज नितिश वर्मा। आई होप यू गाइज आर फाइन। सो स्टूडेंट्स देखो, सो फार हमने इंडियन इकोनॉमी के अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया। हमने बेसिकली ये बात समझी कि जो इंडियन इकोनॉमी है, राइट, इंडियन इकोनॉमी को कब फ्रीडम मिला, फ्रीडम मिलने के बाद इंडियन इकोनॉमी ने किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो है, उसको बिल्ड करना शुरू किया, किस किस पीरियड में कंट्री ने क्या क्या फेजेस को देखा, उसके बाद कौन सी प्लानिंग पीरियड में क्या क्या चीजों का क्या रहा, फेलियर रहा, ठीक है। एंड देन हमने किसके बारे में बात की थी, हमने उसके बाद बात की थी बेसिकली इस बारे में कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से इंडिया ने 1950 से 1990s की पॉलिसी जो है उसको 1990s में चेंज किया, ठीक है, और एक नई अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था और सारे चैलेंजेस के बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है इट इज समथिंग अ कंपैरिजन, ठीक है। आज हम किसी एक कंट्री के रेफरेंस में बात नहीं करने जा रहे। आज जो स्टूडेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं वो एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं बिटवीन व्हाट, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। आज हम स्टूडेंट्स किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, एक कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में, ठीक है। अब इसमें स्टडी करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप जानते हो ज्योग्राफिकली वाइज में अगर बात करूं तो ये तीनों देश क्या है, एक नेबरिंग कंट्रीज है। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है। तो ये तीनों जो नेबरिंग कंट्रीज है इनको ऑलमोस्ट सेम टाइम पे फ्रीडम मिली, ठीक है। इन तीनों को सेम टाइम पे फ्रीडम मिली और ऑलमोस्ट इन्होंने सेम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया। सो इन दिस चैप्टर विच इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि इन तीनों को फ्रीडम कब मिली और इन तीनों की जो फ्रीडम मिलने के बाद इन तीनों ने अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी और कैसी अडॉप्ट करी, ठीक है। आप जानते हो स्टूडेंट्स, इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में। सेम टाइम जो पाकिस्तान है, सेम टाइम पाकिस्तान को फ्रीडम कब मिला, 1947 में। और स्टूडेंट्स, चाइना को फ्रीडम कब मिला, 1949 में। तो अगर हम देखें तो फ्रीडम के तौर पे तीनों कंट्रीज को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे फ्रीडम मिली है, ठीक है। तीनों कंट्रीज को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे फ्रीडम मिली है। तो इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट के तीनों को सेम टाइम पे फ्रीडम मिलने के बाद और ऑलमोस्ट तीनों के डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो है ऑलमोस्ट सेम रही। तो उसके बाद भी अगर अगर किसी एक कंट्री को एज मिल जाए, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना, जो कि हम देखेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, मतलब चाइना ने अपने डेवलपमेंट मॉडल को किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान से अलग रखा, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान के जो मॉडल है स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर रहे हैं, ठीक है। चाइना का ही मॉडल है जो थोड़ा बहुत क्या रहा, इन दोनों कंट्री से क्या रहा था, अलग रहा था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम स्टूडेंट यही बात करने वाले हैं। देखो, इंडिया के बारे में तो आपको मैं पिछले पूरी की पूरी बुक्स में इंडिया के बारे में ही मैंने समझाया है और लास्ट के कुछ चैप्टर में तो मैंने पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी के जो भी चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को कॉम्बैट करने के लिए हमने क्या क्या चीजें करी है वो सब हमने पढ़ा है, ठीक है। सिमिलर मॉडल जैसा कि मैं कहता हूं पाकिस्तान का पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं चाइना से, ठीक है, कि चाइना जो है, ठीक है, चाइना को फ्रीडम कब मिली ये हमने देख लिया, ठीक है। और चाइना के डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या रही, चाइना ने अपने यहाँ पे रिफॉर्म पीरियड जो है वो कब अडॉप्ट किया। चलो अगर स्टूडेंट्स में चाइना की आपसे बात करता हूं, चाइना, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक बात समझो, चाइना गॉट फ्रीडम इन कब, 1949। चाइना को फ्रीडम कब मिली, चाइना को स्टूडेंट्स फ्रीडम मिलती है 1949 के अंदर, ठीक है। और चाइना 1949 के अंदर क्या करता है, चाइना अपने देश को रिकॉग्नाइज करता है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ये चाइना का क्या है स्टूडेंट्स, ऑफिशियली जो हम अगर बात करते हैं तो वो नेम क्या है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विच गॉट फ्रीडम इन 1949, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम किसकी बात करें, अगर हम एरिया वाइज बात करें, चाइना का हम अगर एरिया वाइज बात करें तो होपफुली आपको पता होगा वर्ल्ड के अंदर स्टूडेंट जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में कौन सी, चाइना, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री स्टूडेंट्स कौन सी है, चाइना है एरिया वाइज, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इसके बाद आप देखो इंपॉर्टेंट चीज,
ठीक है, कि चाइना की जो इकोनॉमी है, तो ये तो बात होगी चाइना को फ्रीडम कब मिली और चाइना का एरिया कितना है। अब स्टूडेंट्स किसके बारे में बात करते हैं, मेन जो हमें डिस्कशन करना है चाइना की इकोनॉमी के बारे में, कि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को क्या क्या कैसे कैसे अडॉप्ट किया। यहां पे स्टूडेंट्स आपको जब मैं चाइना के रेफरेंस में बात करता हूं तो माओ जेडंग, ठीक है, इनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, आज भी माओ जेडंग का नाम चाइना के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे मैं कहूंगा हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी हैं, ठीक है, उन्होंने ही सारे ऑलमोस्ट रेवोल्यूशन किए इंडिया के अंदर, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही माओ जेडंग नाम के पर्सन थे जिन्होंने क्या किए थे, जिन्होंने चाइनीज इकोनॉमी को पूरी तरह से संभाला था। ठीक है, मतलब चाइना को इस एक्सटेंट पे लाने में माओ जेडंग का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री उनके बारे में सुनो। जब माओ जेडंग थे वो ऐसा नहीं था कि एक बहुत रिच फैमिली, पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी रॉयल फैमिली से आते थे। माओ जेडंग जो थे वो एक बहुत पुअर फैमिली से आते थे। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर रहते थे। ठीक है, तो वहीं से जब चाइना को स्टूडेंट्स फ्रीडम मिली, माओ जेडंग ने अपनी आवाज को उठाना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि वो लोगों के बीच से उठे थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हम अपने देश में कैपिटलिज्म के मॉडल को अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने देश में कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते हैं तो उससे होगा क्या, उससे हमारा जो कल्चर है, ठीक है, वो रियून हो जाएगा। जब कैपिटलिस्ट हमारे देश में आएंगे तो कैपिटलिस्ट हमारे देश में आके हमसे हमारे रिसोर्सेस को छीन लेंगे, हमारे कल्चर को छीन लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको स्टैब्लिश किया। तो जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो किसने स्टार्ट की थी स्टूडेंट, माओ जेडंग ने स्टार्ट की थी। ठीक है, जिसका कहना, जिनका मानना ये था कि हम हमेशा क्या करेंगे, कम्युनिटी में चलेंगे, हम कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे। मतलब वो एक तरीके से सोशलिस्ट पैटर्न पे चलना चाहते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में आप जानते हैं कम्युनिस्ट का मतलब ये होता है कॉमन फॉर ऑल, जो सब चीजें हैं वो सबके लिए है, किसी की इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होगी। तो चाइना आज थोड़ा बहुत लिबरल देश हो चुका है, लेकिन अगर उस टाइम की बात करें, जिस टाइम पे चाइना को फ्रीडम मिली थी, चाइना बिल्कुल भी स्टूडेंट्स लिबरल नहीं था। ठीक है, चाइना के अंदर क्या थी, चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम हुआ करता था। सारे एसेट्स जो होते थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे, वो ओन करती थी गवर्नमेंट। ठीक है, उस केस में प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप जैसी चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सबसे पहले माओ जेडंग ने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहली जो पॉलिसी माओ जेडंग ने अडॉप्ट की थी वो थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, जो सबसे पहली चाइना ने पॉलिसी अडॉप्ट की स्टूडेंट, उसको क्या नाम दिया गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड में था क्या, माओ जेडंग ने इस बात को समझा कि मुझे अपने देश को संभालना है। ठीक है, तो अपने देश को संभालने के लिए, अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए स्टूडेंट्स, माओ जेडंग ने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली लोगों से कहा, मतलब एक तरीके से काम को डिवाइड किया, एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। और सबसे बड़ा देश चाइना बनना चाहता था, किस चीज के लिए, सबसे बड़ा देश चाइना बनना चाहता था स्टूडेंट, स्टील प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चाइना क्या करना चाहता था, चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश बनना चाहता था स्टील प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो माओ जेडंग ने क्या किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर माओ जेडंग ने कहा कि हर घर के अंदर, ठीक है, हर घर के अंदर प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश की जाएंगी। मतलब इसमें यह किया गया कि प्रोडक्शन यूनिट्स वर स्टैब्लिश्ड इन कोर्टयार्ड्स। ठीक है, क्या किया गया स्टूडेंट्स, जो कोर्टयार्ड्स होते हैं उन कोर्टयार्ड्स के अंदर क्या किया गया, प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टैब्लिश किया गया कि अगर हम कोर्टयार्ड्स के अंदर प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे क्या करेगा, स्टील की प्रोडक्शन करेगा। मतलब आप ये मानो कि माओ जेडंग इस पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सन थे, उन्होंने कहा हर घर में स्टील का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बार बार स्टील क्यों कह रहा हूं स्टूडेंट, इसके बारे में मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी कंट्री को बहुत मजबूत बनना है, ठीक है, तो कुछ चीजों की ऐसी प्रोडक्शन होती है जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, वो वर्ल्ड में अपनी मोनोपोली फॉर्म कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अपना एक बहुत बड़ा शेयर रख सकते हैं, जिसमें से एक तो क्रूड ऑयल है और दूसरा क्या है स्टूडेंट, आयरन एंड स्टील। क्योंकि आप जानते हो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज का मॉडर्नाइजेशन का वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, वो पूरी तरीके से
डिपेंड है स्टील के ऊपर, आयरन के ऊपर। तो जो कंट्री जितना ज्यादा स्टील और आयरन की प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देगी, वो कंट्री उतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ डेवलप कर पाएगी। तो इसी चीज को ध्यान देते हुए, एम्फेसाइज करते हुए माओ जेडंग ने क्या कहा? माओ जेडंग ने कहा कि आप हर घर में क्या करेंगे? हर घर में प्रोडक्शन यूनिट्स को एस्टैब्लिश करेंगे। और ये प्रोडक्शन यूनिट्स मेनली किस पे फोकस करेंगी? ये प्रोडक्शन यूनिट्स मेनली फोकस करेंगी किसके ऊपर? अपने घरों में स्टील की प्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट ग्रेट लीप फॉरवर्ड में की गई, वो क्या की गई कि कंट्री कोर्ट यार्ड्स के अंदर सबसे बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स क्या किया गया? इसके साथ ही साथ में कंट्री ने क्या किया? कंट्री ने रूरल एरियाज में, इन रूरल एरियाज कॉम्यून्स वर सेटअप। ठीक है, रूरल एरियाज में क्या किया गया? कॉम्यून्स को सेटअप किया गया। अब ये स्टूडेंट्स कॉम्यून्स को सेटअप करने का क्या आइडिया था? यहां पे माओ जेडंग ने कहा कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो पहली बात तो किसी की भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोई एक पर्सन जो है वो उसकी ओनरशिप नहीं रख सकता। जो लैंड है वो सिर्फ किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ उसे कल्टीवेट करना है, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको आपका शेयर दे देगी। दैट्स इट। आपको कोई ओनरशिप नहीं मिलेगी, आपको इनपुट्स वगैरह नहीं लगाने हैं, सब चीजें गवर्नमेंट देगी। और इन रिटर्न जब आप पूरी प्रोडक्शन कर लेंगे तो जो आपका शेयर होना चाहिए वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी। ये किसमें कहा गया? ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड की जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी स्टूडेंट्स, उसमें इंश्योर किया गया। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट यहां पे की गई गवर्नमेंट ने, वो क्या करा? वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड को अडॉप्ट किया गया था। और 1958 में स्टूडेंट्स क्या किया गया? 26,000 कॉम्यून्स को स्टैब्लिश किया गया। अब मैं यहाँ पे छोटे से स्टेटमेंट में कॉम्यून्स क्लियर करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने 26,000 कॉम्यून्स बनाए, छोटे छोटे कम्युनिटीज में एग्रीकल्चर को बांट दिया गया। अब ये बहुत हार्ड था कि हर एक पर्सन से गवर्नमेंट खुद जाती और क्या करती? एग्रीकल्चरल आउटपुट को इकट्ठा करती। इसके लिए माओ जेडंग ने क्या किया? माओ जेडंग ने इसके लिए छोटे पता है क्या किए? छोटे ना वो बना दिए ग्रुप्स बना दिए। कॉम्यून्स का मतलब क्या? छोटी छोटी कम्युनिटीज। जैसे हमारे यहाँ था जमींदार है कि भाई जमींदार क्या करेंगे? फार्मर से कलेक्ट करेंगे। तो चाइना में क्या कर दिया गया? चाइना में कम्यून्स को एक तरीके से क्या दे दिया गया? राइट्स दे दिए गए कि आपने जाना है और एग्रीकल्चरल जितना भी आउटपुट होगा वो कलेक्ट करके लेके आना है। तो यही कहा जा रहा है कि 1958 में 26,000 कम्यून्स को सेटअप किया गया था। ये 26,000 कम्यून्स का काम क्या था? जो रूरल पार्ट है, ठीक है, जो रूरल पॉपुलेशन है उनके पास जाना और जो भी उनका एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको लेकर के आना। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर भले ही चाइना की गवर्नमेंट ने किसको प्रमोट किया था? एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था, लेकिन उसको इस लेवल पर प्रमोट नहीं किया गया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी गलती करी कि उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत लीस्ट ध्यान देकर के सारा ध्यान किसके ऊपर दिया था? इस पूरी पॉलिसी में towards industrialization. They wanted China to become a modern इकोनॉमिक मॉडल। वो नहीं चाहते थे कि चाइना क्या बने? चाइना एक ट्रेडिशनल मॉडल के तौर पे सामने आए। वो चाहते थे क्या करना? एक मॉडर्न इकोनॉमी के तौर पे सामने आना। और मॉडर्न इकोनॉमी के तौर पे सामने आने का मतलब क्या है? कि आप किस चीज को प्रमोट करोगे? इंडस्ट्रीज को प्रमोट करोगे, ना ही एग्रीकल्चर को प्रमोट करोगे। जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ? जिसकी वजह से चाइना के अंदर सबसे बड़ा फेमाइन आया। इतना बड़ा फेमाइन आज तक वर्ल्ड में, ग्रेट फेमाइन बोलते हैं उसको हम, वर्ल्ड में इतना बड़ा फेमाइन कभी नहीं आया, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो बहुत बढ़ रही थी। लेकिन वहां भी दिक्कत हुई क्योंकि आप स्टील की प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और स्टील स्टूडेंट्स आप जानते हो कि स्टील ऐसी चीज नहीं होती जो घरों में प्रोड्यूस करी जा सके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाओगे? उस हिसाब से मशीन्स कहां से लेके आओगे? उस हिसाब से जो आपको डाई चाहिए होगी वो कहां से लेके आओगे? उतने बड़े बड़े फर्नेसेस कहां से लेके आओगे कि आप प्रॉपरली वही स्टील प्रोड्यूस कर सको जो कि मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग अलॉय जिसे हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस कर सको। उसको प्रोड्यूस करने के लिए तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको प्रॉपर मशीन्स चाहिए, सेटअप चाहिए, फर्नेसेस चाहिए। तो वो जो स्टील की क्वालिटी थी स्टूडेंट वो भी बहुत लो थी, जिसकी वजह से चाइना अपने एक्सपोर्ट वाली टेक्निक को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाया। प्लस साथ ही साथ में एग्रीकल्चर पे ज्यादा ना ध्यान देने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अपने फेलियर में पहुंच गया। क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ स्टूडेंट्स? चाइना में एक फेमाइन आया, ठीक है, एक ड्रॉट की वजह से एक फेमाइन आया। और इस फेमाइन की वजह से, ये ग्रेट फेमाइन की वजह से ऑलमोस्ट
30 मिलियन लोग जो थे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या हो गए, मारे गए थे। 30 मिलियन लोग उस टाइम पे चाइना के अंदर क्या हुए, मारे गए थे। स्टूडेंट ये फेमाइन इतना बड़ा फेमाइन था, चाइना के स्टेटस यहां तक पहुंच चुका था कि चाइना के अंदर, आप यकीन मानना, चाइना के अंदर लोग मिट्टी खाने लग गए थे, लोग पेड़ पत्ते खाने, पौधे पत्ते जो मिलता था वो खाने लगे थे। इतनी ज्यादा भुखमरी फैल गई थी चाइना के अंदर इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से। इनिशियली तो कोई भी चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब इस तरीके से देखा गया कि कोई भी अपलिफ्टमेंट या कोई भी टेक्निक्स अच्छी यूज नहीं की जा रही है एग्रीकल्चर के अंदर, ऊपर से फार्मर्स को भी यहाँ पे भी एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि कम्युन्स क्या करते थे, फार्मर से सब कुछ छीन लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी थी स्टूडेंट्स, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और मॉडर्न चाइना को बिल्ड करने के लिए अडॉप्ट किया गया था, वो बहुत बड़ा फेलियर रहा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे क्या होता है, यहां पे फिर एक पॉलिसी आती है जिस पॉलिसी का नाम था, दोनों ना आप एक याद रखना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी है, कोई एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट पॉलिसी नहीं है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अब क्या आता है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉलिसी आती है विच वाज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसमें बेसिकली हुआ ये कि ना, क्या हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या करा, चाइनीज गवर्नमेंट ने, वही माओ जेडंग ने एक कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। अब स्टूडेंट्स ये भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कल्चरल रेवोल्यूशन है, क्योंकि हुआ क्या था, जब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड का फेलियर रहा, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेलियर की वजह से काफी लोगों ने माओ जेडंग को क्रिटिसाइज किया, और क्या बोला, और ये बोला गया कि अब आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपकी वजह से चाइना का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो माओ जेडंग ने कहा ठीक है, मैं समय को समझता हूं, और उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिर से क्या हो रहा है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, नए प्रेसिडेंट आए हैं, सॉरी, वो क्या करें, वो नए लीडर फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स को देश में ला रहा है, ठीक है। माओ जेडंग जानते थे अच्छा है, लेकिन माओ जेडंग ने क्या करा, उसका अपोज करना शुरू करा कि नहीं, अगर फॉरेन से ये लोग आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो कल्चर है वो रियून हो जाएगा, तो हमें अपने कल्चर को रियून होने से बचाना है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया कि हमें किसी भी हालत में अपने कल्चर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। साथ ही साथ में स्टूडेंट जो ये कल्चरल रेवोल्यूशन था, इसमें क्या किया गया, इसमें एक चीज मैंडेटरी कर दी गई अब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, इन स्टूडेंट्स को क्या करा जाएगा, इन स्टूडेंट्स को एक तरीके से कंपलसरी करा जाएगा टू वर्क विथ प्रोफेशनल्स। यहां पे ये चीज क्या कर दी गई स्टूडेंट्स, ये चीज यहां पे कंपलसरी कर दी गई कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी होगा कि प्रोफेशनल्स के साथ आपको काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स चाइना ने क्या की थी, चाइना ने 1958 से लेकर के 1978 तक के पीरियड में अडॉप्ट की थी, और जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। अब आती है बात स्टूडेंट, जैसे कि इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म अडॉप्ट किए, अब आती है बात कि चाइना के रिफॉर्म्स कब अडॉप्ट हुए। चाइना ने अपने रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, रिफॉर्म्स वर अडॉप्टेड इन 1978। रिफॉर्म्स को कब अडॉप्ट किया गया स्टूडेंट्स, 1978 में जो चाइना था, चाइना ने क्या किया, अपने रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात करते हैं कि चाइना ने जो रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया वो कैसे किया। देखो चाइना में जो रिफॉर्म पीरियड है स्टूडेंट, वो ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिफॉर्म पीरियड, ठीक है। चाइना ने क्या किया स्टूडेंट्स, जो रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए उसको दो पीरियड में अडॉप्ट किया, ठीक है। कौन कौन से, एक तो इनिशियल फेज, और ये रिफॉर्म पीरियड है स्टूडेंट जिसकी वजह से चाइना जो है आज यहां पहुंचा है, ठीक है। इनिशियल फेज, ठीक है, और दूसरा उन्होंने किया लेटर फेज या सेकेंड फेज, आप जो मर्जी बोले। चाइना ने स्टूडेंट्स इन रिफॉर्म पीरियड में बहुत स्मार्टली काम किया, और वो स्मार्टली काम ये किया कि इनिशियल फेज के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि कोर तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा,
सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर पे काम करके काम नहीं चलने वाला, हमें किसी भी हाल में अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इनिशियल फेज में स्टूडेंट्स चाइनीज गवर्नमेंट ने किस चीज के ऊपर ध्यान दिया? इनिशियल फेज में सबसे पहले एग्रीकल्चर वॉज प्रमोटेड। यहां पे क्या किया गया स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर वॉज प्रमोटेड। बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे जाके गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स यहां पे क्या किया? एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। और अब क्या किया गया स्टूडेंट्स? स्मॉल जो क्या कहते हैं, जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड्स थे, उन स्मॉल पीस ऑफ लैंड्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया। और अब चाइनीज गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि पर्सन ओनरशिप रख सकता है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप को अलाउ किया गया। यहां पे क्या किया गया? यहां पे अलाउड प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप को स्टूडेंट्स क्या किया गया? अलाउ किया गया। ठीक है, और इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कहा? भाई तुम्हारा जो आउटपुट है वो सारा तुम रखोगे। जितना भी आप एग्रीकल्चरल आउटपुट ग्रो कर रहे हो वो सारा एग्रीकल्चरल आउटपुट आपका होगा। ठीक है, लेकिन कब? आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। आप अपने टैक्सेस को पे करो और टैक्सेस को पे करने के बाद जो भी लेफ्ट है वो आपका ही, जैसे हमारे यहाँ पे अब हो रहा है। लेकिन हमने आज तक एग्रीकल्चर के अंदर कुछ भी इस तरीके से चीजें अडॉप्ट नहीं करी हैं। अब स्टूडेंट लेटर फेज, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती थी कि 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर स्ट्रांग होने चाहिए। तो पहले किसको स्ट्रांग कर लिया गया? पहले एग्रीकल्चर को स्ट्रांग किया गया। और लेटर फेज में स्टूडेंट्स किसकी बात की गई? इंडस्ट्रीज की बात की गई। अब क्या किया गया स्टूडेंट्स? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिसे इंडिया में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू फेस कंपटीशन। वही सेम इंडिया वाली गलतियां। ठीक है, कि पहले क्या था? पहले सब कुछ गवर्नमेंट करना चाह रही थी और सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा था, जिसकी वजह से वही सेम चीजें रिपीट होती हैं। करप्शन, इनएफिशिएंसी। चाइना में भी यही हुआ, जिसका एक बहुत बड़ा वजह फेमाइन और 30 मिलियन लोग मर गए। प्लस कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर तो ना जाने कितनी मौतें हुई स्टूडेंट्स की, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मरे गए। क्योंकि जब कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो आप इस बात को जानते हैं कि यूथ जो होता है उन्हीं का ब्लड सबसे ज्यादा उबलता है। ठीक है, तो उनको प्रोवोक करना माओ जेडंग के लिए आसान था, तो बहुत मौतें हुई थी उस टाइम पे। तो अब क्या हुआ? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की इनएफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए इनको कंपटीशन फेस करना अलाउ किया गया कि अब आपको किसी भी तरह का वो नहीं होगा। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे, आप भी काम करोगे, सेम फील्ड में काम किया जाएगा और फिर देखा जाएगा किसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, मतलब वही किसमें कितना है दम। ठीक है, ये किया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया गया? इसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स जो है, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर को सेटअप किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। और इनफैक्ट वो भी कहां पे? प्राइवेट सेक्टर को सेटअप किया गया, अलाउ किया गया गुड्स प्रोड्यूस करना रूरल पार्ट में और अर्बन पार्ट, दोनों ही पार्ट में। कहां पे स्टूडेंट्स? रूरल और अर्बन दोनों ही पार्ट्स में। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म पीरियड में गवर्नमेंट ने क्या किया? 2 तरीके से अपने रिफॉर्म पीरियड को अडॉप्ट किया, एक इनिशियल फेज और एक लेटर फेज, जिसमें एग्रीकल्चर को ध्यान दिया गया और सेकेंड वाले में इंडस्ट्रीज को ध्यान दिया गया। ठीक है, फिर रिफॉर्म पीरियड में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने सेकेंड चीज क्या अडॉप्ट की? डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग, ठीक है, डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस, इन द रिफॉर्म प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स ये समझो डुअल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। डुअल प्राइसिंग का मतलब ये है, देखो सिंपल सी बात है कि डुअल प्राइसिंग में गवर्नमेंट ने ये करा कि जो फार्मर्स होंगे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगी, ठीक है, उसमें जो इनपुट और आउटपुट बाय किए जाएंगे, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के अंदर जो इनपुट और आउटपुट बाय किया जाएगा, इसके लिए जो फिक्सेशन होगा रेट का वो गवर्नमेंट तैयार कर देगी, ताकि किसी भी तरीके का किसी भी पर्सन को क्या ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें देश में की जा रही हैं उनका जो रेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो मार्केट डिसाइड करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्रीकल्चर के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर जो रेट था वो तय करना किसको छोड़ दिया गया? वो रेट को तय करने का डिसीजन पूरी तरीके से छोड़ दिया गया गवर्नमेंट के ऊपर।
ठीक है, कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही इनपुट और आउटपुट को फिक्स करेगी, बाकी जो दूसरे जितने भी बिजनेस है वहां पे सारी चीजें कौन देखेगा, वहां पे सारी चीजें मार्केट देखेगा। ठीक है, और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाइना ने की और जो चाइना को यहां तक लेके आती है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो चाइना जो पहले फॉरेन कैपिटल को क्या करता था, डिनाई करता था, रोक लगाता था, अब उसने क्या कर दिया, अब उसने एक कॉन्सेप्ट यूज किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, दैट इज नथिंग बट SEZ। अब ये SEZ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके वो जोन होते हैं जो बेसिकली क्या किए जाते हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट पोर्ट के पास स्टैब्लिश करती है। ठीक है, पोर्ट के पास स्टैब्लिश करने का मोटिव क्या होता है, क्योंकि SEZ स्टूडेंट बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। जिनका सिर्फ एक काम है और वो क्या है, वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। मतलब यहां पे केवल उन चीजों की प्रोडक्शन की जाती है जिनको मेजरली देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके। SEZ में हम बेसिकली फॉरेनर्स को, मतलब जो फॉरेन की कंपनीज होती है, फॉरेनर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अपने देश में अट्रैक्ट करते हैं सस्ते रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दे करके, सस्ती लैंड दे करके, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स दे करके। मतलब हम किसी भी तरीके से SEZ में क्या करते हैं, SEZ में हम किसी भी तरीके से फॉरेन के जो सेक्टर्स होते हैं उनको अपने देश में अट्रैक्ट करते हैं। इसको इसलिए अट्रैक्ट किया जाता है कि जितने ज्यादा वो देश हमारे देशों में आते चले जाएंगे, ठीक है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ता जाएगा। जैसे आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, तो ये होते हैं SEZ। तो चाइना ने सबसे ज्यादा स्मार्टली काम किया और अपने देश में क्या कर लिया स्टूडेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया। तो स्टूडेंट ये जो रिफॉर्म पीरियड चाइना ने अडॉप्ट किया 1978 में, इसके बाद चाइनीज इकोनॉमी ऑलमोस्ट डबल डिजिट तक भी क्या कर गई थी, ग्रोथ कर गई थी। तो ये बेसिक स्टूडेंट्स क्या है, ये है चाइना की कौन सी रिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो चाइना 1978 में अडॉप्ट की और 1958 में अडॉप्ट करी। चलो